हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 15 जुलाई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। LVM-3 M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, जिसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। LVM-3 M4 रॉकेट से किसको लॉन्च किया गया है, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है और इस रॉकेट को बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है इसरो के, एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। अब हम चंद्रयान 3 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया। लगभग 2:35 पर दोपहर में इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च हुआ है चंद्रयान 3, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया, अभी मैंने आपको बताया LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है और इसका वजन कितना है, 642 टन इस रॉकेट का वजन है। यानी कि LVM-3 M4 रॉकेट का वजन कितना है, 642 टन है। चंद्रयान 3 का वजन कितना है, 3900 किलोग्राम ये चंद्रयान 3 का वजन है। 23 से 24 अगस्त तक यह चांद की सतह पर लैंड करेगा। लॉन्च कब किया गया है, 14 जुलाई को, और 23 से 24 अगस्त तक यह चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसमें आर्बिटर नहीं भेजा गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 का आर्बिटर सही से काम कर रहा है, यानी कि सही रूप से काम कर रहा है, इसलिए इसमें आर्बिटर नहीं भेजा गया है। क्या भेजा गया है, इसमें लैंडर और रोवर इसमें भेजा गया है। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर भेजा गया है, आर्बिटर नहीं भेजा गया है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया है और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बनेगा। इससे पहले चांद पर पहुंचने वाले देश कौन से हैं, अमेरिका, रूस और चीन चांद पर पहुंच चुके हैं। भारत चौथा देश बनेगा चांद पर पहुंचने वाला, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बनेगा। यह भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो यह कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में कई और देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको प्राप्त हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुए हैं, पापुआ न्यू गिनी यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है, फिजी का, पलाऊ का और इजिप्ट या मिस्र का। इन चारों देशों का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको प्राप्त हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ है। तो अब कुल मिला के 5 देश हो गए जिसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है, प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। फ्रांस का, पापुआ न्यू गिनी का, फिजी का, पलाऊ का और इजिप्ट या मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है, प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। यह एक आपको याद रखना है, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको प्राप्त हुआ है, यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्राप्त हुआ है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सा, किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। यह भी आपको याद रखना है। और ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, कौन, प्रधानमंत्री मोदी जी। अभी आपको नोट कर लेना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त समुद्री बल अभ्यास ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है, INS सुनैना इस जहाज ने इसमें भागीदारी की है। INS सुनैना ने किसमें भागीदारी की है, ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 अभ्यास में भागीदारी ली है। ये संयुक्त समुद्री बल अभ्यास है, इसमें कई देश की सेनाएं भाग ले रही हैं, जिसमें भारत ने भी भाग लिया है और भारत की तरफ से INS सुनैना ने इसमें भाग लिया। आपको याद रखना है। आयोजन कहाँ पर हो रहा है, आयोजन इसका सेशेल्स और मॉरिशस में इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ऑपरेशन कावेरी ये कहाँ पर चलाया गया भारतीय सेना द्वारा, आपको बताना है। और इस ऑपरेशन में INS सुमेधा ने भाग लिया था। INS सुमेधा ने ऑपरेशन कावेरी में भाग लिया था, लेकिन यह ऑपरेशन कहाँ पर चलाया गया था आपको कमेंट करके बताना है। हमने कई बार आपको बताया है। ऑपरेशन करुणा ये कहाँ पर चलाया गया, इसको भी आपको कमेंट करके बताना है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया, वहाँ पे फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के पीड़ितों की मदद करने के लिए चलाया गया। और ऑपरेशन देवी शक्ति
ये अफगानिस्तान में चलाया गया, आपको नोट कर लेना है। ये दोनों आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ पर चलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ये पहला अरब देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात ये पहला देश बन गया है। पर्यवेक्षक बनने वाला पहला देश कौन बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इसका उद्देश्य है। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप ये किसका अंग है? ये FATF का अंग है। FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका अंग कौन सा है? एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप। तो FATF की स्थापना कब हुई? 1989 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर इसका? इसका पेरिस में मुख्यालय। FATF का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। आतंकवाद की फंडिंग को रोकना इसका उद्देश्य है। और अध्यक्ष इसके कौन है? T राजा कुमार ये FATF के अध्यक्ष हैं, आपको नोट कर लेना है। कुछ जानकारी यहाँ पर इसको भी आपको नोट करना है। SCO का नवीनतम सदस्य अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? ईरान को बनाया गया है। आसियान का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तिमोर लेस्ते है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य कौन सा है? मिस्र है। यह भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? सागर संपर्क प्रणाली को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सी प्रणाली है? सागर संपर्क प्रणाली। सागर संपर्क प्रणाली को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। यह जीपीएस और ग्लोनास की तुलना में अधिक सटीक जानकारी देगा। जीपीएस ये कहाँ का नेविगेशन सिस्टम है? तो जीपीएस इसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है। ग्लोनास कहाँ का है? ग्लोनास रूस का नेविगेशन सिस्टम है। नाविक कहाँ का नेविगेशन सिस्टम है? तो नाविक भारत का फर्स्ट जनरेशन का नेविगेशन सिस्टम है। और अभी हाल ही में भारत ने अपना सेकेंड जनरेशन का पहला नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? NVS-01। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। भारत का सेकेंड जनरेशन का प्रथम नेविगेशन सिस्टम सेटेलाइट कौन सा है? तो NVS-01 ये भारत का सेकेंड जनरेशन का पहला नेविगेशन सेटेलाइट है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र की किस संस्था प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है? प्रवर्तन निदेशालय, इसको ED भी कहा जाता है, इसकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। प्रवर्तन निदेशालय, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में ED कहते हैं। फुल फॉर्म क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ED की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया। क्यों अवैध घोषित किया है? क्योंकि 2018 में 2 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति, निदेशक की नियुक्ति की गई थी। 2020 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। उसके बाद 2020 में इनके कार्यकाल को 3 वर्ष और बढ़ा दिया गया। तो इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित किया गया है, यह आपको नोट कर लेना है। निदेशक की नियुक्ति कौन करता है? जो ED हैं यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, इनके निदेशक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके लिए एक समिति गठित होती है नियुक्ति करने के लिए। उस समिति में कौन कौन होते हैं? CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय, इन सभी को मिलाकर एक समिति बनाई जाती है और इस समिति द्वारा निदेशक की नियुक्ति की जाती है। और इसको जो यहाँ पे 3 साल के इनको कार्यकाल को बढ़ाया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके लिए भी एक समिति गठित होती है। अभी हाल ही में इस पर फैसला आया है। इस समिति में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें शामिल होंगे इस समिति में। तो इसके द्वारा किसकी नियुक्ति की जाएगी? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। आपको कमेंट करके बताना है मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में भारत के कौन हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के वर्तमान में? नेक्स्ट है, किस राज्य में देश की पहली ई-स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा। ई-स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस ये एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में भी शामिल होने वाले हैं। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदियां निकलती हैं? सोन और नर्मदा, ये 2 नदियां हैं जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं, आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं।
8वां प्रश्न है, हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मोटापे और मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए विकसित की गई PBWRSI किस्म का संबंध किस फसल से है? PBWRSI किस्म का संबंध किस फसल से है? तो इसका संबंध गेहूं की फसल से है। गेहूं की फसल से है इसका संबंध। तो PBWRSI ये किसकी किस्म है? तो गेहूं की किस्म है, आपको याद रखना है। मोटे अनाज के लिए एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में इसको स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। HD3385 ये क्या है? यह भी गेहूं की एक किस्म है। तो HD3385 ये भी गेहूं की किस्म है और PBWRSI यह भी गेहूं की किस्म है, आपको याद रखना है। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 1:2:1 के अनुपात में होता है और ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो कार्बन की कितनी मात्रा होती है? 1। ये अनुपात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:2:1 के अनुपात में उपस्थित होता है ग्लूकोज में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो इसको राजस्थान में प्रारंभ किया गया है। राजस्थान में किसको प्रारंभ किया गया है? विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना को प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। और इसके लिए प्रत्येक लाभार्थी को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। राजस्थान में कितने नए जिले और संभाग जोड़े गए हैं? तो 19 नए जिले और 3 नए संभाग जोड़े गए हैं। अब कुल राजस्थान में कितने जिले हो गए हैं? तो कुल राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। चिरंजीवी योजना में बीमा की राशि कितनी है? तो 25 लाख अब कर दी गई है। पहले इसकी राशि कितनी थी? पहले इसकी राशि 10 लाख थी, अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा द सेवेंथ सेंस का विमोचन किया है? देवाशीष चटर्जी की पुस्तक कौन सी है? कृष्णा द सेवेंथ सेंस। देवाशीष चटर्जी की पुस्तक कौन सी है? कृष्णा द सेवेंथ सेंस। इसका विमोचन किसने किया है? केरल के राज्यपाल ने इसका विमोचन किया है। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद, ये केरल के राज्यपाल हैं। वेल्थ ऑफ नेशन ये पुस्तक किसकी है? एडम स्मिथ की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है, नोट रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पुस्तक है प्रिज्म द एंसिस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ रेम्बो, ये किसकी पुस्तक है? ये विनोद मंकारा की पुस्तक है और अभी 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, यह भी आप याद रखिएगा। प्रिज्म द एंसिस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ रेम्बो ये किसकी पुस्तक है? विनोद मंकारा की पुस्तक है। 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये थे फुल पत्ती वाली क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके आल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।